बहू जल्दी जल्दी काम निपटा ले, मेहमान कभी भी आ जाएंगे। हाँ हाँ माँ जी, मैं अपनी तरफ से काम निपटाने में लगी हुई हूँ। मेहमानों के आने के बाद उनको भी तो देखना पड़ेगा ना। तुझे पता है मेरी बहन कलावती मुझसे कई सालों बाद मिल रही है, लेकिन इस बार मेरी बहन, जीजा जी और उसका इंजीनियर बेटा भी घर आ रहे हैं। वैसे माँ, मासी को आपको कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग की डिग्री अब रद्दी हो चुकी है। ये सब बातें तू दीदी के सामने मत बोल देना, उन्हें बुरा लगेगा। तेरी आदत नहीं गई है अभी तक मजाक बनाने वाली। अजी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? माँ जी ठीक कह रही हैं, आप ऐसे अगर उनका मजाक बनाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। दादी, दादी कौन आ रहा है जिनकी इतनी बातें हो रही हैं? तेरी बड़ी दादी आ रही है, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, तुझे ढेर सारी चीजें खिलाने वाली है। क्या सच में वो दादी मुझे बहुत सारी चीज खिलाएंगी? हाँ, तभी जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। घर में सभी खुश थे, मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। अब कुछ देर बाद ही शोभना की बड़ी बहन कलावती, अशोक और विनय आते हैं। अरे शोभना, तू तो एकदम ही बदल गई है। दीदी आप भी तो बदल गई हैं, इतने सालों बाद मिल रहे हैं हम। और जीजा जी तो बूढ़े हो गए, टेंशन से सारे बाल उड़ गए हैं उनके सर के। और विनय भाई कैसा है? सुना इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तूने? इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई फायदा नहीं भैया। माँ की जिद पर मैंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब वही कॉर्पोरेट मजदूरी कर रहा हूँ। सबका यही हाल है। चल तुझे घुमाकर लेकर आता हूँ। अभी किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर आए मेहमान थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। खाना पीना भी तो खाने दे उन्हें नालायक। एक बेटे का बाप हो गया है, लेकिन अकल इसके अंदर बिल्कुल नहीं है। माँ जी मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग फ्रेश हो जाइए। शोभना मेहमानों को उनका कमरा दिखाने ले जाती है। वहीं सुरेखा किचन में खाना लगाने की तैयारी में होती है। दूसरी तरफ सभी कुछ देर बाद खाना खाने बैठते हैं। खाने में नॉनवेज बना होता है और अशोक नॉनवेज की हड्डियों को भी ऐसे खा रहा था जैसे उसने कभी नॉनवेज ही नहीं खाया हो। मौसा जी बड़े दिनों बाद खा रहे हैं चिकन, तभी तो हड्डियां भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा आपका। चुप कर नालायक, कैसी बातें करता है। अरे इन्हें तो नॉनवेज खाने की इतनी आदत है कि नॉनवेज देखकर इनसे रुका ही नहीं जाता। अरे ये तो कुछ भी नहीं पिताजी, तो एक बार बकरे का सर ऐसे खा रहे थे जैसे इन पर कोई भूत आ गया हो। तेरा बेटा भी मेरे बेटे की तरह कम दिमाग का लगता है। देख रहे हो ना भाभी जी, मेरी कैसे इंसल्ट हो रही है। क्या भैया आपको कम दिमाग के लगते हैं? नहीं नहीं, वो तो पूरे घर में सबसे समझदार है। मेहमानों के आने से घर में चहल पहल थी, सब खुश थे और सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थी शोभना, क्योंकि बहुत समय बाद शोभना अपनी बहन और जीजाजी से मिल रही थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही मेहमानों को आए हुए कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज शोभना छत पर बैठी होती है। दीपक, चंदन और अशोक बाहर पार्क में घूमने गए होते हैं। सुरेखा भी पड़ोस की औरतों के साथ बाजार गई होती है। अरे कलावती दीदी, रमेश भाई के बच्चे तो इतने बिगड़ गए हैं कि सुना है अपने पिता की एक नहीं सुनते। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है वो अपने बाप की नहीं सुनते, तो हमारी क्या सुनेंगे। मैं भी आई थी एक रोज समझाकर। दोनों बहनें बातें करते हुए छत पर घूम रही होती हैं। तभी कलावती छत से नीचे झांककर अपनी बहन शोभना से कहती है, यहाँ से कुछ अजीब सी बदबू आ रही है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। शोभना कलावती के कहने पर जैसे ही छत से झांकने लगती है, वैसे ही शोभना के कानों के पीछे से एक डरावनी आवाज आती है। तेरी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी थी, अब मरने के लिए तैयार हो जा। शोभना जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कलावती चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। उसके डरावने लंबे दांत, खुले हुए बाल देखकर शोभना डर चुकी थी, और जैसे ही शोभना पलटती है, वो शोभना के दोनों पैर पकड़कर उसे छत से गिरा देती है। तभी सुरेखा का घर में कदम रखना होता है। माँ जी क्या हुआ आपको? आप छत से कैसे गिरी माँ जी? कुछ तो बोलिए। नहीं माँ जी, आप आंखें बंद नहीं कर सकती। माँ जी उठिए, कुछ तो बोलिए। हंसता खेलता परिवार क्षण भर में गम के माहौल में ढल चुका था, और हर किसी को हैरानी हो रही थी कि शोभना ने छत से कूदकर जान क्यों दी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मेरी मासूम सी बहन को इतनी भी क्या टेंशन थी जो उसने खुदकुशी कर ली। माँ को कोई टेंशन नहीं थी। मैंने माँ को कभी कोई दुख नहीं दिया, और माँ खुदकुशी नहीं कर सकती। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जरूर माँ का पैर फिसल गया होगा और वो गिर गई होगी। बेटा तू हमारा मुंह बंद करवा सकता है, लेकिन गांव, समाज, रिश्तेदार, उनको कैसे समझाएगा कि शोभना ने खुदकुशी नहीं की है? बिल्कुल सही कह रहे हैं माँ पापा आप। और लोगों को कैसे समझाएंगे? हमें तो चुप कर सकते हैं आप। मैं मान ही नहीं सकती कि माँ जी ने आत्महत्या की है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब क्या हो गया। इस बात को भी अब 15-20 दिन बीत चुके थे।
दीपक और सुरेखा काफी परेशान थे। वहीं दूसरी तरफ घर आए मेहमान अब भी घर से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। अब एक रोज सुरेखा चंदन के स्कूल से आने का इंतजार कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अशोक चंदन के साथ एक सुनसान सी जगह पर घूम रहा होता है। तुम्हें ये सारे बिस्कुट चॉकलेट बहुत पसंद है ना? खा लो बेटा, फिर हम घर चलेंगे। बड़े दादू, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे कितनी सारी टॉफी चॉकलेट दिलाई। चलो, इसे तुम आराम से खाते रहो। सुरेखा और दीपक चंदन के गुम हो जाने की रिपोर्ट पुलिस में करवाते हैं। इधर अशोक भी अकेले घर आता है। पापा, चंदन कहीं मिल नहीं रहा, न जाने कहाँ चला गया। आखिर इस घर में हो क्या रहा है? पहले शोभना और अब चंदन। मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई है। मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ होगा। अब मेरे बेटे का नाम माँ जी के साथ मत जोड़िए, वो ठीक ठाक है जहां भी है। अब इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। चंदन का कहीं भी पता नहीं चलता। दीपक और सुलेखा बहुत परेशान थे। वहीं कलावती, अशोक और विपुल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन करीब 1 सप्ताह बाद दीपक ऑफिस जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा घर में अकेली थी। तभी किचन में विनय का जाना होता है। भाभी, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हैं, बिल्कुल इस चाकू की धार की तरह। दूर रहिए। और ये क्या मजाक है? भाभी, देवर का मजाक तो चलता है ना। वैसे आज आप इतनी सुंदर लग रही हैं, उतनी सुंदर मरने के बाद भी लगेंगी क्या? क्या मतलब है कि मरने के बाद सुंदर लगूंगी? मतलब मैं क्या रखा है मेरी प्यारी भाभी। इतना कहने के बाद विनय भूत के रूप में आता है और सुरेखा के पेट पर चाकू से कई वार कर देता है। सुरेखा वहीं उसी वक्त दम तोड़ देती है। अब देर शाम जब दीपक घर आता है तो वो घर के बाहर भीड़ देखकर हैरान होता है। ये सब क्या है? सुरेखा को क्या हुआ? सुरेखा, उठो। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सुरेखा। बेटा, घर में 2 चोर घुस आए थे। उन्होंने हम तीनों को बंधक बना लिया और बहू ने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये सब झूठ है। संभालिए भैया अपने आप को, होनी को कौन टाल सकता है? दीपक पूरी तरह सदमे में चला जाता है। एक के बाद एक उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। अब एक रोज दीपक देर रात सोया होता है, तभी उसके कानों में आवाज आती है, हमें बचाओ, हमें बचाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। ये आवाज सुनकर दीपक उठता है तो वो अपने आसपास अपनी पत्नी, माँ और बेटे को महसूस करता है, लेकिन जैसे तैसे वो सो जाता है। अब अगली सुबह दीपक उठकर सबसे पहले मुकेश से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तूने मुझे अपनी माँ के जाने की बात भी बताई थी, अपने बेटे के गुम होने की बात भी बताई, अब भाभी का अचानक क्यों जाना? मुझे सब ठीक नहीं लग रहा। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। मैं भी अब जीना नहीं चाहता। मैं भी अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। कल रात वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। बेवकूफी मत कर। मैं बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष बाबा को जानता हूँ, जिन्होंने सालों की तपस्या से सिद्धि और शक्तियों को प्राप्त किया है। वो तेरी मदद जरूर कर सकते हैं। मुकेश और दीपक अब उस सिद्ध पुरुष बाबा के पास पहुंचते हैं, जिन्होंने सालों तपस्या करके तिलिस्मी और पावन शक्तियां प्राप्त की थी, और वो सारी बातें सुनते हैं। घोर अनर्थ बच्चा, तेरे घर में जो मेहमान रह रहे हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि शक्तिशाली भूतों का साया है, और इन्होंने ही तेरी पत्नी, माँ और बच्चे को मारा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये गंगा जल लेकर जा, इसे तो पूरे घर में छिड़क कर इस तिलस्मी बात से उन तीनों पापियों का अंत कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं अभी जाकर उन्हें और उनकी बुरी शक्तियों को नष्ट करता हूँ। और ध्यान रहे, इस तिलस्मी बाढ़ से उनका अंत होते ही तुझे तेरा परिवार भी मिल जाएगा। दीपक और मुकेश बिना समय गवाए घर पहुंचते हैं और पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। गंगा जल के छिड़काव से वो लोग बेचैन हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। दीपक अब तीनों के सामने बाण साधे हुए खड़ा था। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमने ही तुम्हारे परिवार को मारा है। तुम्हारे घर आने वाले मेहमानों की बस इतनी गलती की वो हमारे अड्डे से होकर गुजरे, और हमारे अड्डे से गुजरने वाले का अंत निश्चित होता है। दीपक उनकी बात सुनने के बाद बाबा का दिया हुआ तिलिस्मी बाण उन तीनों पर साथ देता है, जिससे तीनों वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं। और तभी वहां उनके भस्म होते ही दीपक की माँ, पत्नी और बच्चा एक तिलिस्मी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, जिससे दीपक को उसका पूरा परिवार मिल जाता है, और दूसरी तरफ उसके घर से भूतिया मेहमानों का साया दूर हो जाता है।